DAV क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर 10 कॉलोनियलिज्म रूरल एंड ट्राइबल सोसाइटी, ये चैप्टर करेंगे हम आज। डियर स्टूडेंट, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, चैप्टर को समझने की कोशिश करनी है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट्स के लिंक दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर 10। यू हैव ऑलरेडी read in the previous chapter that establishment of East India Company rule in India was a long journey full of confrontations, struggles, battles, wars and diplomatic moves। आप ये जो प्रीवियस चैप्टर है, इससे पहले वाला जो चैप्टर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्स, इसमें आप पढ़ चुके हो कि जो कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो इंडिया में वो एक लॉन्ग जर्नी था, जिसमें कन्फ्रंटेशंस थी, स्ट्रगल थी, बैटल्स थी, यानी कि उसमें कंपटीशन था, संघर्ष था, युद्ध थी, लड़ाइयाँ थी और बहुत सारी कूटनीतिक चालें थी। द इंग्लिश केम एज ट्रेडर एंड बिकेम आवर मास्टर। जो इंग्लिश थे यानी कि जो अंग्रेज थे वो हमारे देश में व्यापारी बनकर आए थे और बाद में वो हमारे मालिक बन बैठे। स्लोली दे कंकर्ड इंडिया फ्रॉम साउथ टू ईस्ट एंड देन हेडेड टुवर्ड द नॉर्थ। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने साउथ इंडिया को कैप्चर किया, फिर ईस्ट इंडिया को, ठीक है, और फिर उसके बाद वो नॉर्थ की तरफ बढ़े। ग्रेजुअली दे इमर्ज्ड एज द सुप्रीम पावर इन इंडिया। धीरे धीरे वो इंडिया की सबसे बड़ी ताकत बन गए। देर वाज हार्डली एनी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनमी विच वाज नॉट अफेक्टेड बाय द ब्रिटिश। और जो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसका कोई भी हिस्सा ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ों की जो भी नीतियां थी या अंग्रेज़ों से प्रभावित, ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं था जो अंग्रेज़ों से प्रभावित नहीं था। यानी कि उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई कि हमारे देश के हर एक जो भी इंडियन इकोनॉमी थी उस पर प्रभाव पड़ा। अनलाइक द अर्लियर रूलर्स एंड इन्वेडर्स, द इंग्लिश टोटली शटर्ड द ट्रेडिशनल सेल्फ सफिशिएंट रूरल इकोनॉमी। उससे पहले जो उससे पहले जो हमारे देश में रूलर थे, शासक थे, राजा थे या फिर आक्रमणकारी थे, उसके उल्टा उन्होंने क्या किया, जो इंग्लिश थे यानी कि अंग्रेज थे, उन्होंने जो हमारे देश की जो भी परंपरागत आत्मनिर्भर था, जो हमारा रूरल इकोनॉमी यानी कि हमारे गांव की जो अर्थव्यवस्था थी वो आत्मनिर्भर थी, उसको बिल्कुल ही हिलाकर रख दिया, यानी कि उसको एकदम से ख़त्म कर दिया हमारे गांव की जो अर्थव्यवस्था थी अंग्रेज़ों ने। द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश ruined द peasantry, uprooted द ट्राइबल्स एंड डिस्ट्रॉयड इंडियन ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट। जो उनकी जो नीति थी, अंग्रेज़ों की नीति थी, उन्होंने क्या किया, हमारा आर्थिक शोषण किया, इंडिया का आर्थिक शोषण किया। उन्होंने जो पेजेंट्री थे यानी कि जो किसान लोग थे, उनको बर्बाद कर दिया। जो ट्राइबल्स थे, ठीक है, उनको उखाड़ फेंका, यानी कि जो आदिवासी लोग थे उनको भी जंगल छोड़ने पर मजबूर कर दिया, या उनकी भी जो सिस्टम था उसको भी ख़त्म कर दिया ट्राइबल्स का। और उन्होंने जो इंडियन ट्रेड्स था उसको ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और जो हमारा हैंडीक्राफ्ट था, हस्तशिल्प था, उसको भी नष्ट कर दिया। यानी कि अंग्रेज़ों ने ऐसी नीति अपनाई कि हमारा जितना भी व्यापार था, किसान थे, जो हमारे आदिवासी थे, सबको उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट। जो अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसके बारे में पढ़ेंगे। बिफोर द एडवेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी द रूरल लाइफ इन इंडिया वाज सिंपल एंड सेल्फ सफिशिएंट। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले जो इंडिया की जो गांव की जो लाइफ थी वो बिल्कुल सिंपल और आत्मनिर्भर थी, ठीक है। द ब्रिटिश brought many changes in the field of land revenue system
एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू गार्ड देयर ओन इंटरेस्ट। जो ब्रिटिश थे यानी कि जो अंग्रेज थे वो बहुत हमारे देश में बहुत सारे चेंज लेकर आए, बदलाव लेकर आए। उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को बदला, एग्रीकल्चर जो नीति थी खेतीबाड़ी को बदला, ट्रेड व्यापार को, इंडस्ट्री को, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो उनमें बहुत सारे चेंज लेकर आए। टू गार्ड देयर ओन इंटरेस्ट, अपना फ़ायदा करने के लिए, यानी कि जो भी अंग्रेज़ों को फ़ायदा हो रहा था जिस चीज़ से, वो उसी तरह की हमारे देश में नीतियाँ लेकर आए। देयरफॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी डिवाइज्ड various method to ensure the collection of revenue from Indian territory annexed and controlled by them। अब इसलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने कई तरह के मेथड अपनाए रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, यानी कि पैसा टैक्स इकट्ठा करने के लिए, जो भी इंडियन टेरिटरी उनके कब्जे में थी, ठीक है, और जो भी उनके कंट्रोल में थी, उन्होंने उससे पैसा इकट्ठा करने के लिए, टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए कई तरह के मेथड अपनाए। एज द ब्रिटिश एम्पायर एक्सपेंडेड द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू आल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे ब्रिटिश जो साम्राज्य था हमारे देश में फैला, यानी कि उनकी पावर बढ़ती गई हमारे देश में, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू आल्सो इंक्रीज। जो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू था, जो पैसा उनको टैक्स मिल रहा था, वो भी बढ़ गया। सो मच सो डैट लैंड रेवेन्यू बिकम द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो हमारे देश में लैंड रेवेन्यू जो उनको मिलता था, यानी कि जो वो किसानों से जो टैक्स लेते थे, किसानों की जो ज़मीन थी उस पर जो टैक्स लेते थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बन गया। यानी कि सबसे ज़्यादा उनको टैक्स कहाँ से मिल रहा था? लैंड रेवेन्यू से मिल रहा था, ज़मीन के टैक्स से मिल रहा था। एट दिस स्टेज लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट वर इंट्रोड्यूस्ड with an aim to legitimize the practice of economic exploitation। इस समय पर जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो वो नीति लेकर आए भारत में, और उनका मेन एम क्या था कि जो वो हमारा आर्थिक शोषण जो वो कर रहे थे उसको एक कानून का रूप दे देना। मतलब कि वो ऐसा एक लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट लेकर आए, एक ऐसी नीति लेकर आए, और वो उस नीति से हमारे देश का आर्थिक शोषण करना चाहते थे, हमारे देश का धन लूटना चाहते थे, और उसको एक क्या बनाना चाहते थे? कानून का रूप देना चाहते थे। देयरफॉर द जमींदारी सिस्टम अंडर द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल इन 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसलिए जो जमींदारी सिस्टम है परमानेंट सेटलमेंट के अंडर जो जमींदारी सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया गया, उसको लाया गया बंगाल में 1793 में, और इसको कौन लेकर आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लार्ज पार्ट ऑफ साउथ एंड वेस्ट इंडिया वर पुट अंडर द रोयतवारी सिस्टम। और जो साउथ इंडिया और जो वेस्ट इंडिया का बहुत बड़ा जो पार्ट था वो किस सिस्टम के अंडर आ गया? रॉयतवारी सिस्टम के अंडर आ गया। वेयर एज पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड अवध केम अंडर महलवारी सिस्टम। और पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस और जो अवध था वो किसके अंडर आ गया? महलवारी सिस्टम के अंडर आ गया। ठीक है, ये जो है ये सिस्टम है, जमींदारी सिस्टम, रोयतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम, ये सब क्या है? लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के अंडर ये सारे जो भी सिस्टम थे। लेट अस स्टडी इन ब्रीफ अबाउट दिस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। अब इन लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले है जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में क्या था? द परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम भी इसको बोलते हैं। जमींदारी सिस्टम वाज मेड ए हेरिडेटरी राइट ऑफ द जमींदार्स अंडर द परमानेंट सेटलमेंट और द जमींदारी बंदोबस्त इन 1793। जो जमींदारी सिस्टम था वो क्या था? एक हेरिडिटरी राइट था, यानी कि जमींदार का बेटा जो आगे होगा वो भी जमींदार बनेगा, फिर उसका बेटा जो आगे होगा वो भी जमींदार बनेगा, यानी कि एक ये हेरिडिटरी राइट था। ठीक है, और ये किसके अंडर आता था? परमानेंट सेटलमेंट या फिर जमींदारी बंदोबस्त इसको हिंदी में बोलते थे। ये कब आया था? 1793 को अंग्रेजों ने ये लेकर आए थे। दे वर मेड द ओनर्स ऑफ द लैंड एंड वर फोर्स्ड टू पे 89% ऑफ द टोटल रेवेन्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया
कि जो ज़मींदारों का था, ज़मींदारों को ज़मीन का मालिक बना दिया गया और उनको फिर क्या देना पड़ता था, जितना भी जो लैंड थी, ज़मीन थी, जितना उसमें उसका जो टैक्स होता था जो ज़मींदार लेते थे, उस टैक्स का 89% ज़मींदारों को ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता था, अंग्रेजी सरकार को देना पड़ता था। देयर ऑन शेयर वाज 11% और उनका हिस्सा कितना था, ज़मींदारों का हिस्सा 11% था, 11% था। यानी कि जो ज़मींदार किसानों से जो टैक्स लेते थे, लैंड रेवेन्यू लेते थे, उसका 89% तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देते थे और 11% अपने पास रखते थे। द सिस्टम गेव बर्थ टू ए न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ राजाज एंड तालुकादार्स कॉल्ड द जमींदार्स हु हैड द पावर टू evict any cultivator of the soil due to non payment of revenue। अब इस सिस्टम ने एक नई क्लास को जन्म दिया, लैंडलॉर्ड की क्लास को जन्म दिया। ठीक है, उनको लैंडलॉर्ड कहा जाने लगा, जिसमें राजा और तालुकदार होते थे, जिनको ज़मींदार कहा जाता था। और उनके पास इतनी पावर थी कि वो जो किसान कल्टीवेटर थे, जो किसान थे जो अपनी ज़मीन पर कार्य करते थे, अगर वो रेवेन्यू की पेमेंट, अगर वो लैंड रेवेन्यू यानी कि टैक्स अगर नहीं दे पाते थे, तो ज़मींदारों के पास इतनी पावर थी कि उनको किसानों को जो नहीं दे पाया है टैक्स, उसको ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। एज सच दे यूज्ड ऑप्रेसिव मेथड टू कलेक्ट द टैक्सेस। और ये टैक्सेस को इकट्ठा करने के लिए बहुत ही ऑप्रेसिव मेथड का यूज़ करते थे। जो ज़मींदार लोग थे, किसानों से ऑप्रेसिव मेथड यानी कि अत्याचार वाला जो मेथड है उसका यूज़ करते थे, जोर ज़बरदस्ती का यूज़ करते थे। द पेजेंट्स वर कंपेल्ड टू टेक लोन्स फ्रॉम द मनी लैंडर्स टू पे अनपेड रेंट विच मेड देयर लाइफ मिजरेबल। जो पेजेंट्स थे यानी कि जो किसान थे, उनको फिर मजबूरी में क्या करना पड़ता था, लोन लेना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था। ठीक है, बड़े बड़े जो मनी लेंडर्स थे, जो कर्ज देते थे लोग जो, ठीक है, उनसे फिर कर्ज लेना पड़ता था। और टू अनपेड रेंट, जो उन्होंने रेंट नहीं चुकाया उसके लिए उन्हें कर्जा लेना पड़ता था, विच मेड देयर लाइफ मिजरेबल। और एक बार जब वो कर्जा किसान ले लेते थे तो फिर उस कर्जे को चुकाना बड़ा मुश्किल हो जाता था, तो विच मेड देयर लाइफ मिजरेबल। और इस चीज़ ने, जो कर्जा लेने ने उनकी लाइफ को बड़ा ही दुखी कर दिया, उनका जीवन बहुत ही दुखी था किसानों का। ऑन द अदर हैंड मैक्सिमम बेनिफिट वेंट टू द जमींदार। और दूसरी तरफ क्या, जो अधिकतर जो बेनिफिट था, वो लाभ था, वो कौन उठा रहे थे, जमींदारों को लाभ मिल रहा था। यानी कि काम तो किसान कर रहे थे, मगर फ़ायदा कौन उठा रहे थे, जमींदार उठा रहे थे। एज कंपनी कुड नॉट क्लेम ऑन द increased income of zamindar as they had fixed it permanently, they decided not to implement this system in the newly conquered territories। अब क्योंकि जो कंपनी थी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अंग्रेज थे, वो ज़मींदारों की बढ़ती हुई जो इनकम थी उसको क्लेम नहीं कर सकते थे, यानी कि उसको उसमें अपना हिस्सा नहीं मांग सकते थे, क्योंकि वो परमानेंटली फिक्स हो गई थी कि 89% कंपनी रखेगी और 11% ज़मींदार रखेगा। तो इससे ज़मींदार अमीर होते चले गए, मगर वो जो कंपनी थी, वो जो बढ़ती हुई जो उनकी इनकम थी ज़मींदारों की, उसको क्लेम नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, तो अंग्रेज़ों ने डिसाइड किया कि ये वाला जो सिस्टम है, ज़मींदारी सिस्टम है, जो भी उनकी नई टेरिटरी है, जो भी उन्होंने इंडिया के नए पार्ट को जीता है, वो उसमें फिर ये वाला सिस्टम लागू नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो सिस्टम है हमारे पास, वो है रॉयतवारी सिस्टम। इस सिस्टम में क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। द सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया बाय थॉमस मुनरो इन 1820। ये 1820 में ये जो सिस्टम था, ये कहाँ पे आया था, साउथ इंडिया में आया था। और इसको कौन लेकर आया था, थॉमस मुनरो लेकर आया था। लेटर इट केम इनटू इफेक्ट इन बॉम्बे एरिया आल्सो। बाद में ये जो बॉम्बे का एरिया था उसमें भी ये लागू किया गया। दिस सिस्टम एस्टेब्लिश्ड ए डायरेक्ट स्टेट सेटलमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रोयट्स द कल्टीवेटर। इस सिस्टम में कोई ज़मींदार वगैरह नहीं था। इसमें क्या था, इसमें डायरेक्ट सेटलमेंट थी किस किस के बीच में, सरकार के बीच में, यानी कि अंग्रेजी सरकार के बीच में, और रोयट्स का मतलब यहाँ पे है किसानों के बीच में।
द रेवेन्यू वाज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द कल्टिवेटर एंड इट वाज क्वाइट हाई। जो रेवेन्यू था यानी कि जो टैक्स था, जो पैसा था, ज़मीन का जो टैक्स लगता था, वो सीधा कल्टीवेटर किसानों से लिया जाता था, और ये इट वाज क्वाइट हाई, और ये जो मतलब बहुत ही ज़्यादा टैक्स था। ठीक है, अब डू यू नो में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अंडर द रॉयतवारी सिस्टम द टैक्स वाज नॉट बेस्ड ऑन द प्रोड्यूस बट ऑन द पोटेंशियल ऑफ सोइल। जो रायतवारी सिस्टम था, क्या सिस्टम था ये, जो टैक्स जो लिया जाता था वो ज़मीन को देख कर लिया जाता था कि ज़मीन कितनी उपजाऊ है, इस पर कितनी फसल होगी। ठीक है, ना कि ऐसा, ना कि इस पर लिया जाता था कि कितनी हुई। ठीक है, मान लो कोई ज़मीन है किसान की और उसकी 100 क्विंटल उसकी मान लो होती है, 100 क्विंटल एक मतलब फसल उसकी निकलती है किसी भी चीज़ की। ठीक है, मगर उसको प्रोड्यूस नहीं देखा जाता था कि उसने कितनी फसल प्रोड्यूस की है, उस पर टैक्स नहीं लगता था। ज़मीन कैसी है उस पर टैक्स लगता था, वो टैक्स फिक्स था ज़मीन पर। अगर किसान ने फसल लगाई कोई और उसकी 100 क्विंटल की जगह 50 क्विंटल अगर फसल हुई तो भी उस पर उतना ही टैक्स लगेगा। ठीक है, यानी कि अंग्रेज़ों को तो, अंग्रेजी सरकार को तो टैक्स ज़मीन पर मिलता था, फसल पर नहीं। कई बार फसल बर्बाद भी हो जाती थी, तब भी किसानों को टैक्स देना पड़ता था इस सिस्टम के अंडर। द रोयत वर फोर्स टू पे रेवेन्यू इवन व्हेन देयर वाज नो क्रॉप ड्यू टू फ्लड्स, ड्राउट और एनी अदर नेचुरल कैलेमिटी। अब जो किसान था उनको, किसानों को मजबूर किया जाता था टैक्स देने के लिए, अगर उनकी चाहे फसल बर्बाद हो चुकी हो, कोई बाढ़ आ गई, जैसे सूखा पड़ गया या दूसरी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, उनकी फसल खराब होने के बावजूद भी उनसे ज़बरदस्ती टैक्स लिया जाता था। नेक्स्ट जो है हमारा सिस्टम जो अंग्रेज लेकर आए थे, महलवारी सिस्टम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। द महलवारी सिस्टम वाज ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय होल्ड मैकेंजी। जो महलवारी सिस्टम था वो एक मॉडिफाइड सिस्टम था, यानी कि जमींदारी सिस्टम में ही कुछ सुधार करके, जमींदारी सिस्टम में ही कुछ सुधार करके ये लेकर आया गया था महलवारी सिस्टम। इट वाज, और ये इसको होल्ड मैकेंजी लेकर आया था। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1822 इन गेंजाटिक वैली। गेंजाटिक वैली में ये लेकर आया, यानी कि जो गंगा नदी के आसपास का जो मैदान है, घाटी है, गंगा घाटी, वहाँ पर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में लेकर आया था, सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब, इन एरियाज़ में इसको लागू किया गया था। इन दिस सिस्टम ए कलेक्टिव सेटलमेंट वाज मेड विद ए ग्रुप ऑफ विलेजेस कॉल्ड महल। इसमें क्या किया गया था, एक जो बहुत सारे गाँव को मिलाकर एक ग्रुप बना दिया गया था, कलेक्टिव सेटलमेंट बनाई गई थी, यानी कि जैसे 8, 10 गांव, 15 गांव, 20 गांव, ऐसे गांव का एक ग्रुप बना दिया गया जिसको महल कहा जाता था। यानी कि महल का मतलब यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ विलेजेस। सिंस द लैंड, द फॉरेस्ट एंड द pastures belong to the village community, the village were jointly responsible for the payment of land revenue। क्योंकि जो ज़मीन है, जंगल है, या जहाँ पर पशु चराए जाते हैं, ठीक है, वो ज़मीन विलेज मतलब विलेज कम्युनिटी यानी कि गांव के लोगों की थी, तो इसलिए जो विलेजेस वर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। जितने भी गांव उस महल में थे, महल बनाया गया था, जितने भी उस ग्रुप में गांव होते थे, वो उनको जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होते थे टैक्स देने के लिए, यानी कि उन सबको मिलकर टैक्स देना पड़ता था। इट वाज लेविड ऑन द प्रोड्यूस ऑफ महल, और ये जो भी जो ग्रुप था, महल था, यानी कि विलेजेस का जो ग्रुप था, उनसे लैंड रेवेन्यू की जो वसूली की जाती थी। महलवारी सिस्टम प्रूव टू बी ए कर्स फॉर द पेजेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इम्पावरिशमेंट, इवेक्शन फ्रॉम लैंड एंड एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड्स ऑफ मनी लैंडर्स। अब जो महलवारी सिस्टम था वो किसानों के लिए एक, आप कह सकते हैं, श्राप साबित हुआ। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो किसानों को बहुत ही मतलब नुकसान हुआ, वो मतलब गरीबी से घिर गए। ठीक है, इवेक्शन फ्रॉम लैंड, उनको ज़मीन से बेदखल कर दिया गया। एक्सप्लोटेशन ऑफ द लैंड ऑफ मनी लैंडर, जो वो मनी लैंडर से टैक्स वगैरह, जो किसान लोग कर्जा लेते थे,
ठीक है, उन्होंने भी उनका खूब शोषण किया, यानी कि महलवारी सिस्टम के अंडर किसानों की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। द वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट अमंग द फार्मर of North India between 1830 to 1840 was one of the causes of the revolt 1857। अब वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट, अब लोगों के बीच में बड़े स्तर पर किसानों के बीच में अब सरकार के खिलाफ, जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ गुस्सा था नॉर्थ इंडिया में 1830 से लेकर 1840 के बीच में। और ये जो 1857 में जो क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, ठीक है, ये उसका बहुत बड़ा कारण था। यानी कि जब अंग्रेज़ों ने किसानों पर बहुत एक तरह से अत्याचार किया, आर्थिक शोषण उनका किया, तो 1857 में जो आप नेक्स्ट आगे जो लेसन आएगा उसमें आप पढ़ोगे 1857 में एक क्रांति हुई थी। ये जो किसानों की जो नाराज़गी थी, ये जो गुस्सा था, वो 1857 की क्रांति का एक कारण था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप विद स्ट्रॉन्ग foothold in South India, Bengal, Bihar and Odisha. The East India Company wanted to collect maximum taxes to meet their military and administrative expenses। अब जो साउथ इंडिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो अंग्रेज़ों की स्थिति थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति बड़ी मजबूत हो चुकी थी, उन्होंने अच्छे से वहाँ पर पैर जमा लिए थे और वो अब ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स है वो कलेक्ट करना चाहते थे अपनी मिलिट्री के लिए, अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस थे, जो उनके खर्चे थे, ठीक है, शासन व्यवस्था के जो खर्चे थे और सेना के लिए, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करना चाहते थे। दे आल्सो वांटेड टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट, वो दे आल्सो वांटेड, वे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते थे। सो द कंपनी स्टार्टेड यूजिंग coercive method to produce goods which were in great demand in Europe। तो जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेज़ों ने अब दूसरे उन्होंने बल प्रयोग करना शुरू कर दिया, यानी कि जोर ज़बरदस्ती शुरू कर दी। टू प्रोड्यूस गुड विच वर इन, किसानों को उन्होंने ऐसे कहा कि आप ये वाली फसल उगाओ, क्योंकि ये जो मतलब आगे आप पढ़ोगे कौन कौन सी फसल लगाई थी किसानों ने, अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती कौन कौन सी फसल लगवाई, ठीक है, जिनकी यूरोप में डिमांड होती थी, जिन चीज़ों की यूरोप में डिमांड होती थी, अब अंग्रेज़ों ने मतलब किसानों को वो चीज़ ज़बरदस्ती लगाने के लिए मजबूर किया, ठीक है। द एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल वाज परचेज्ड एट वेरी लो रेट्स एंड सेंट टू इंग्लैंड। अब जो भी खेती बाड़ी का जो भी रॉ मटेरियल होता था, जो भी फसल होती थी, अंग्रेज़ उसको बड़े ही सस्ते दामों पर ख़रीद लेते थे किसानों से, ठीक है, और उसको फिर इंग्लैंड ले जाते थे। समझ गए? यानी कि उन्होंने किसानों को ज़बरदस्ती फसल लगाने के लिए मजबूर किया, मनचाही फसल लगाने के लिए मजबूर किया, फिर वो उस फसल को बहुत ही सस्ते दामों पर ख़रीद लेते थे और उसको फिर इंग्लैंड ले जाते थे। द फिनिश्ड गुड वर ब्रॉट बैक टू इंडिया एंड सोल्ड एट हाई प्राइस टू अर्न मोर प्रॉफिट। अब जो वहाँ से जो जैसे यहाँ से चीज़ ले गए, फसल ले गए, इंग्लैंड में ले जाकर उसकी कोई चीज़ बना दी, ठीक है, और फिर दोबारा से उसको जो फिनिश्ड गुड है वो इंडिया में लाया गया और फिर ऊंचे दामों पर इंडिया में बेचा गया, ठीक है। जैसे यहाँ से वो सिल्क वगैरह ले जाते थे, फिर वहाँ पे कच्चा मतलब रेशम है वो ले जाते थे, वहाँ जाके कपड़ा बनाते थे, इंग्लैंड जाकर फिर वही कपड़ा इंडिया में लाकर ऊंचे दामों पर बेचते थे और फिर वो प्रॉफिट कमाते थे। ये थी अंग्रेज़ों की नीति। द कंपनी फोर्स्ड द फार्मर टू ग्रो कैश क्रॉप लाइक इंडिगो, कॉटन, ओपियम, पेपर, टी, शुगर केन एट्सेट्रा। जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी कि अंग्रेज थे, उन्होंने किसानों को इंडिगो, कॉटन, ओपियम, पेपर, टी और शुगर केन लगाने के लिए मजबूर किया। एंड कंपेल्ड देम टू रेज सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क। और उन्होंने सिल्क वर्म यानी कि जो रेशम की खेती करने के लिए उनको मजबूर किया ताकि उनको कच्चा रेशम मिल सके। उस टाइम रेशम बहुत चला था, रेशम के कपड़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोप में। The Britishers wanted to smuggle and sell opium to China so that they could earn huge profit। और उन्होंने ओपियम का मतलब है अफीम, उन्होंने किसानों को अफीम लगाने के लिए भी मजबूर किया था, ठीक है,
अफ़ीम लगाने के लिए क्यों मजबूर किया? तो क्योंकि वो जो अफ़ीम को कहाँ बेचते थे, कहाँ स्मगलिंग करते थे उसकी, वो चाइना में बेचते थे। चाइना में बेचने से उनको अफ़ीम के अच्छे दाम मिल जाते थे और उनको खूब फ़ायदा होता था। सिमिलरली इंडिगो कॉल्ड नील इन हिंदी वाज इन ग्रेट डिमांड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। इसी तरह से जो इंडिगो है, एक पौधा होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में नील कहते हैं, ये भी किसानों से लगाया गया, ज़बरदस्ती लगवाया गया, ठीक है, क्योंकि इस नील की डिमांड, क्योंकि ये कलर देता था, नील से कलर मिलता है नीले रंग का, क्योंकि इस कलर की जो डिमांड थी वो इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा थी, ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, यानी कि जो कपड़ा बनाने की जो इंडस्ट्री थी, कपड़ों में इसका यूज़ होता था नील का। द पेजेंट वर फोर्स टू कल्टिवेट इंडिगो प्लांट टू एक्सट्रैक्ट ब्लू डाई। जो किसानों को मजबूर किया जाता था इंडिगो लगाने के लिए, ताकि इंडिगो के प्लांट से जो ब्लू डाई है, नीले रंग की डाई प्राप्त कर सकें। दे लेड मिजरेबल लाइफ एज इट फेस्ड वेरी लो प्राइजेज ऑफ इंडिगो। और जो किसानों की लाइफ थी वो बहुत ही मिजरेबल थी, क्योंकि जो बहुत ही वो दुखी थे, दयनीय स्थिति थी उनकी, क्योंकि जो उन्हें जो प्राइस मिलता था इंडिगो का बेचने से, वो अंग्रेज़ लोग बहुत ही कम प्राइस उनको देते थे। नेक्स्ट है हमारे पास द राइजिंग डिमांड ऑफ शुगर इन द वेस्ट अट्रैक्टेड मैनी यूरोपियन टू सेट अप शुगर प्लांटेशन इन इंडिया। और जो वेस्ट में यानी कि यूरोप वगैरह में जो राइजिंग डिमांड ऑफ शुगर, चीनी की बड़ी मांग हो गई, इससे भी यूरोपियनों ने यहाँ पे बहुत कह सकते हैं शुगर प्लांटेशन इन इंडिया, जो गन्ना लगाने के लिए उन्होंने बड़े प्रयास किए, मजबूर किया किसानों को गन्ना लगाने के लिए। द फार्मर हु प्रोड्यूस्ड गुड फॉर लोकल रिक्वायरमेंट वर नाउ फोर्स्ड टू प्रोड्यूस thickened sugarcane juice for the sugar factories and sell their produce at very low price। अब उन्होंने क्या किया, द फार्मर हु प्रोड्यूस, पहले हमारे देश में क्या बनता था, जैगरी बनता था, यानी कि गुड़ बनता था लोकल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ठीक है। लोकल लोगों क्या बनाते थे, लोकल लोगों के लिए किसान लोग गुड़ बनाते थे, मगर फिर उनको मजबूर किया गया कि वो जो गन्ने से क्या बनाएं, गन्ने का एक तरह से जूस बनाएं, ठीक है, गाढ़े रंग का जूस बनाएं, गाढ़ा गाढ़ा जूस बनाएं, और फिर उस जूस को कहाँ बेचा जाता था, शुगर फैक्ट्रीज में उसको ले जाया जाता था, ठीक है। एंड सेल देयर प्रोड्यूस एट वेरी लो प्राइस। और जो गन्ने का जो जूस जो किसान लोग बनाते थे, यानी कि गन्ने का जो जूस निकालते थे, उसको शुगर फैक्ट्रीज में देते थे, मगर उनको बहुत ही लो प्राइस उसका मिलता था। द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज फ्लोरिस्ड एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़। अब ब्रिटिश इंडस्ट्री थी जो, ठीक है, वो तो बड़ी फल फूल रही थी, जबकि हमारी जो इंडियन इंडस्ट्री थी वो क्या हो चुकी थी, बर्बाद उन्होंने कर दी थी। यानी कि इंडियन इंडस्ट्री के बदले जो ब्रिटिश इंडस्ट्री थी वो फल फूल रही थी। हेयर आर सम कमर्शियल क्रॉप एंड द प्लेसेस वेयर दे वर कल्टिवेटेड। अब कुछ कमर्शियल क्रॉप्स के बारे में बता रखा है, फसलों के बारे में बता रखा है, और जहाँ पर वो लगाई जाती थी, ठीक है, जहाँ पर अंग्रेज उनको लगाने के लिए मजबूर करते थे, उनके बारे में बता रखा है। सबसे पहले कमर्शियल क्रॉप है ओपियम, यानी कि अफीम। ये देखो अफीम के पौधे दिखा रखे हैं, ये कहाँ लगाए जाते थे, बंगाल, बिहार और पंजाब में। फिर है इंडिगो। इंडिगो कहाँ, ये देखो इंडिगो का पौधा है, ठीक है, नीले रंग के फूल खिले हुए हैं, ये बिहार और बंगाल में, ठीक है। फिर कॉटन कहाँ लगाई जाती थी, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। टी कहाँ, आसाम, वेस्ट बंगाल, साउथ इंडिया। पेपर यानी कि काली मिर्च, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पौंडीचेरी जो अब है पुदुचेरी। शुगर केन, महाराष्ट्र यानी कि गन्ना, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे शुगर केन लगवाया जाता था। अब कंडीशन ऑफ फार्मर्स की क्या स्थिति थी, किसानों की क्या स्थिति थी। ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटी लाइक फ्लड, ड्राउट, फेमिन, इंडियन farmers were further overburdened with high taxes, repayment of loans, debts and high rate of interest। जो इंडियन जो किसान थे वो पहले से ही प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़ है, सूखा है, अकाल है, ठीक है, उनसे बेचारे पहले से ही पीड़ित थे, सफरिंग थी उनको पहले से ही इन चीज़ों से, बाढ़ से, ड्राउट से, सूखा पड़ता था, अकाल पड़ता था। फिर उनके ऊपर और भी बर्डन पड़ गया, किसका, टैक्सीज़ का,
जो उन्होंने लोन लिए होते थे, कर्जा लिया होता था, ठीक है, या जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो उन्होंने लोन लिया होता था, उससे वो एकदम आप कह सकते हैं बड़े ही जो किसान थे वो पीड़ित थे। दे वर लीडिंग ए लाइफ ऑफ मिजरी, पॉवर्टी एंड फ्रस्ट्रेशन। जो किसान थे उनकी लाइफ बड़ी ही दुखी थी, गरीबी में वो जी रहे थे, निराशा में वो जी रहे थे, ठीक है, यानी कि वो बिल्कुल ही निराश थे, दुखी थे और गरीबी में थे। एज ए रिजल्ट मैनी पेजेंट्स हु फेल टू पे द लैंड रेवेन्यू लॉस्ट देयर लैंड एंड बिकम लैंडलेस लेबरर। और इसका परिणाम क्या निकला, इसका रिजल्ट क्या निकला, बहुत सारे जो किसान थे वो अपना टैक्स देने में, ठीक है, फेल हो गए, यानी कि टैक्स वो नहीं दे पाए, लैंड रेवेन्यू नहीं दे पाए और उन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी, ठीक है, और फिर वो बाद में क्या बन गए, लैंडलेस लेबरर बन गए, बिना मतलब एक तरह से मजदूर वो बन गए। दे वर फोर्स टू वर्क एट वेरी लो वेजेस। अब वो मज़दूर बन गए जब, तो उनको मजबूर किया जाता था, यानी कि बहुत ही कम उनको क्या मिलती थी, वेजेस मिलती थी, काम के बदले में जो पैसा मिलता था, दिहाड़ी मिलती थी, उनको बहुत ही कम मिलती थी। नेक्स्ट है हमारे पास रिवोल्ट बाय फार्मर। अब फार्मर्स ने कुछ, अब इतने अत्याचार हुए तो फार्मर्स ने कुछ जो विद्रोह भी किए सरकार के खिलाफ। वेन एवर atrocities, repression and exploitation reached beyond a certain limit, there was mass outburst in the form of revolt and rebellion। ठीक है, अब क्या हुआ, जब बड़ी मतलब क्या किया अंग्रेज़ों ने, जब बहुत ही अत्याचार किए, उनको किसानों को दबाया, उनका आर्थिक शोषण किया, जब वो एक लिमिट को क्रॉस कर गया तो किसानों ने क्या किया, किसानों ने विद्रोह किया इसका। देयर वाज ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ इनजस्टिस मेटेड आउट टू द फार्मर एट वेरियस टाइम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, सम ऑफ दीज वर एज फॉलोड। अब ये इस चीज़ की जो जो अंग्रेज़ों ने किसानों पर अन्याय किया था उसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है, उनमें से कुछ के बारे में बता रखा है। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किसानों के लिए बड़ा ही घातक सिद्ध हुआ। इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन स्पेशली ऑफ द रूरल मासेस, और जो आर्थिक शोषण किया गया, जो गांव के लोगों का अधिकतर जो आर्थिक शोषण किया गया। दूसरा कारण ये था जो अत्याचार उन्होंने किए थे। लॉन्ग स्टैंडिंग लोन्स एंड इनडेटेडनेस, जो किसान लोग लोन लेते थे और जो उन पर कर्जा चढ़ जाता था वो कभी भी उतरता नहीं था, ठीक है। एविक्शन ऑफ पेजेंट फ्रॉम द लैंड लेड देम टू बिकम लैंडलेस लेबरर, और जो किसानों को एक तरह से बेदखल कर दिया गया था उनकी ज़मीनों से, और वो अब एक लैंडलेस मज़दूर बन गए थे, ठीक है, जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं थी। वो खेतों में काम तो करते थे मगर उनके पास अब अपनी ज़मीन नहीं थी, वो सिर्फ मजदूर बन गए थे। दीज कॉजेज रिवोल्ट रिजल्टेड इन रिवोल्ट, आउटब्रेक्स एंड रिबेलियंस इवन बिफोर द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। और ये जो कारण थे, ये जो हमने 4 कारण पढ़े हैं, ये 4 कारण थे जिसके कारण बहुत सारे विद्रोह हुए, ठीक है। जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, 1857 की जो लड़ाई हुई थी, उससे भी पहले ये विद्रोह हो चुके थे किसानों की तरफ से। इट वाज ओनली इन 1913 दैट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ किसान सभा स्टार्टेड सपोर्टिंग द कॉज ऑफ पेजेंट। और 1930 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था किसान सभा, और ये किसके लिए थी, ये किसानों के लिए थी, किसानों को सपोर्ट करने के लिए एक सभा बनाई गई 1930 में। तब तक जो किसान थे वो उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। अब ये डू यू नो, इसमें हम कर लेते हैं क्या है, देख लेते हैं। डू यू नो में है, अब इसमें सारे लगभग इसमें विद्रोह बता रखे हैं जो किसानों ने किए थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। द रोयत ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो एंड ए रिबेलियन ब्रोक आउट इन 1859 नॉन एज ब्लू रेबल। जो बंगाल के जो किसान थे उन्होंने इंडिगो लगाने से मना कर दिया, ठीक है, नील की खेती करने से मना कर दिया, और एक विद्रोह हुआ 1859 में।
Moplaz of South India revolted against the increasing burden of taxation in 1816 and 1870s। जो मोपलाज ऑफ साउथ इंडिया थे, दक्षिण भारत के, उन्होंने भी रिवोल्ट किया था जब टैक्स का बर्डन बहुत ज़्यादा किसानों ने अंग्रेज़ों ने बढ़ा दिया। तो 1860 में और 1870 में क्या किया था, उन्होंने विद्रोह किया। द डेक्कन रायट टर्न वायलेंट इन 1875 ड्यू टू रूरल इंडेटनेस। अब 1875 में जो डेक्कन राइट, कुछ डेक्कन जो दंगे हुए थे जो बाद में वायलेंट हो चुके थे, ठीक है। पेजेंट मूवमेंट ऑफ चंपारण इन नॉर्थ वेस्ट बिहार स्टार्टेड इन 1860 एंड वेंट ऑन टिल 1920। अब जो चंपारण था, ठीक है, उन्होंने भी विद्रोह किया था, मूवमेंट चलाई थी नॉर्थ वेस्ट बिहार में, जो 1860 में शुरू हुई थी और 1920 तक चली थी। द पेजेंट अपोज कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो एंड हाई टैक्सेस। इसमें वहाँ के किसानों ने नील की खेती करने का विरोध किया था और जो हाई टैक्सेस थे, जो उनके ऊपर हाई टैक्सेस लगाए जाते थे, उनका विरोध किया था। प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद इन उत्तर प्रदेश विटनेस अपोजिशन बाय द फार्मर अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू। और इन जगहों पे भी जो किसानों ने विद्रोह किया था। द औध किसान सभा वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन 1920। और औध किसान सभा बनाई गई थी जवाहरलाल नेहरू के अंडर में 1920 में। इंक्रीज इन रेवेन्यू वाज अपोज्ड बाय फार्मर ऑफ तंजौर इन 1923-24। जो तंजौर के जो किसान थे, उन्होंने जो इंक्रीज ऑफ रेवेन्यू, जो टैक्स बढ़ा दिया गया था, उसका विरोध किया था। द फर्स्ट रॉयत एसोसिएशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय NG रंगा इन 1923। 1923 में सबसे पहले रॉयत एसोसिएशन बनाई गई थी, यानी कि किसानों की एक एसोसिएशन बनाई गई थी 1923 में, जिसको NG रंगा ने ऑर्गेनाइज किया था। द किसान मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश डिमांडेड द एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। और जो जमींदारी सिस्टम था, उत्तर प्रदेश के जो किसान थे, उन्होंने इस जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए मूवमेंट चलाया था। इन 1927 एट बारदौली, सरदार पटेल अपोज द इंक्रीज इन रेवेन्यू बाय द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। सत्याग्रह फोर्स द गवर्नमेंट टू रिवाइज द रेवेन्यू। 1927 में बारदौली में सरदार जो पटेल थे, उन्होंने जो इंक्रीज इन रेवेन्यू, जो रेवेन्यू को इंक्रीज कर दिया गया था, टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया था अंग्रेज़ों की तरफ से, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की तरफ से, तो उन्होंने फिर सत्याग्रह किया था। और इस सत्याग्रह के कारण अंग्रेज़ों ने, मतलब सरकार ने, इस रेवेन्यू को दोबारा से रिवाइज़ किया था। द पेजेंट ऑफ खेड़ा अपोज द रेवेन्यू राइज। और जो किसान, खेड़ा के जो किसान थे, उन्होंने भी जो रेवेन्यू राइज था, जो टैक्स बढ़ा दिया गया था, उसका अपोज किया था, उसका विरोध किया था। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।